ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम स्त्री लेखन प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्त्री भाषा पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप भाषा की कार्यविधि और अस्मिता विमर्शों में उसकी भूमिका को समझ सकेंगे। स्त्री भाषा के संदर्भ में विभिन्न स्त्री संगठनों के भाषा संबंधी विचार को समझ सकेंगे और स्त्री भाषा की अपनी विशिष्टताओं को परिभाषित कर सकेंगे। उत्तर आधुनिक विश्व में न केवल साहित्य बल्कि समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान, नृतत्व आदि सभी विज्ञानों और शास्त्रों के संदर्भ में भाषा पर विचार एक बहुत महत्वपूर्ण जगह ले चुका है। समसामयिक आलोचनात्मक विमर्श लगभग संपूर्णतः भाषा केंद्रित है। उत्तर आधुनिक विश्व के वैज्ञानिक विकास की ये स्वाभाविक परिणति है। असल में इस विकास में हम अब इस जगह आ खड़े हुए हैं जिसमें जो हमारा पुराना संचित संपूर्ण जो इतिहास है, विचारों का भी और विकासों का भी, उसे एक बार फिर से नई दृष्टि से पढ़े जाने की जरूरत महसूस होने लगी है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको आमूल छोड़ दिया जाना है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको बदल दिया जाना है, और ये सब कुछ क्योंकि हमारे पास भाषा के माध्यम से ही आता है, इसलिए पाठ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह ले चुका है। उदाहरण के लिए मैं समझाऊं, जो हमारा पढ़ने का अब तक का अभ्यास था वो भाषा को उसके अपने तर्क से पढ़ता था। अब हम ये जानते हैं कि भाषा में जितना कुछ कहा जाता है उससे कहीं ज्यादा कुछ ऐसा भी होता है जो कहने से रोक दिया जाता है। अगर हम चाहें तो वो जो कहा गया है उसके बीच में छुपे हुए अर्थों को खोलकर उसे भी पढ़ सकते हैं जो उसमें नहीं कहा गया है। उदाहरण के लिए इस कहावत को देखें, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, यानी सुबह जल्दी निकलने वाली चिड़िया को कीड़ा यानी शिकार, उसका भोजन मिलता है। लेकिन इसका उत्तर संरचनावादी पाठ यूं होगा, अर्ली वर्म गेट्स ईटन, यानी जो सुबह जल्दी निकलने वाला कीड़ा है वो शिकार बना लिया जाता है, खाया जाता है। तो अगर एक अच्छी आदत की तरह सिखाया जा रहा था सुबह उठना क्योंकि शिकार मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो उसके परिणाम की तरह सिखाया जा रहा है कि कोई दूसरा ऐसा है जो खा लिया जाएगा। यानी अपनी अपनी जगह के हिसाब से, सामाजिक स्थितियों के हिसाब से या प्राकृतिक स्थितियों के हिसाब से एक दूसरे के संदर्भ में ही तय होता है कि किसके लिए क्या सही है। यानी इस तरह कुछ भी ऐसा नहीं जो एक सनातन सार्वभौम अर्थ की तरह, मंतव्य की तरह, सत्य की तरह स्वीकार किया जा सके। भाषा के प्रति ये जो एक नई धारणा है, इसको लेकर के तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह के विचारक हैं, सबने अपना अपना क्षेत्र बनाया है। उसके विस्तार में जाने की जगह तो नहीं है यहाँ। हम स्त्री भाषा के संदर्भ में ही इन कुछ बातों को रेखांकित करना और समझना चाहेंगे। तो ये जो पाठ की नई प्रक्रिया है वो भाषा के आंतरिक अभिप्राय को उसके काव्यात्मक अवचेतन की तरह उद्घाटित करती है। यानी कोई चीज जो वहां छिपी हुई है और व्यंजना द्वारा खोज निकाली जाएगी। लंबी सामाजिक परंपरा के अभ्यास ने भाषा में ऐसे रूपकों को बसा दिया है जो दमनकारी सामाजिक और अनुशासनिक कायदे कानूनों की ताकत को और भी प्रबल करते हैं। जिन प्रसिद्ध चिंतकों की मैं बात कर रही थी उनमें खास तौर से नाम है दरिदा, फुको, लाका और जूलिया क्रिस्टेवा। इन्होंने अपने वाक विश्लेषण द्वारा मानवता, इतिहास, शरीर, स्वत्व या अनुभव जैसे अर्थों के गढ़ंत और प्रकृति को अनावृत करने की पद्धति का सूत्रपात किया है।
उनका मानना है कि जिनको हम सनातन सार्वभौम मानते हैं, या मानव समाज की बहुत सी ऐसी मान्यताएं जो हमें प्राकृतिक प्रतीत होती हैं, उनकी वास्तविकता कुल ये है कि सदियों से दोहराई जाते जाते वो हमारे मानसिक अभ्यास की वजह से हमको ऐसी प्रतीत होने लगी हैं। मानव समाज का संपूर्ण सत्य और सत्ता सांस्कृतिक निर्मितियों का समुच्चय है, जिसमें प्राकृतिक का अंश केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित है, लेकिन उसके भी सभी अर्थ सांस्कृतिक हैं। ये धारणा हमारे सभी मूल्यों और मानकों, सामाजिक और पारिवारिक पदानुक्रमों, संबंधों और समीकरणों के छिपे हुए संस्थाबद्ध हो चुके अन्यायों को पहचानती हैं। संस्था का मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की इमारतों से नहीं है, बल्कि वो कोई भी चीज़ जो समाज में, चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे वो प्रथा हो, चाहे मान्यता हो, जो स्थापित हो चुकी है, प्रतिष्ठित हो चुकी है, इसलिए स्थिर हो चुकी है, वो सामाजिक संस्था है। तो उसके अन्यायों को पहचानती है और कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ती जो प्रश्न और शंका के परे हो। इस पहचान का एक कारण, या बल्कि कहें एक साधन, या इसको संभव बनाने वाली जो बात है, वो भाषा और बोध के विषय में बदली हुई अवधारणा है। वास्तविक जीवन और वास्तविक अनुभव बहुलतावाची है। बहुत संभव है कि एक ही सत्य के अलग अलग ज्ञाता और एक ही अनुभव के अलग अलग भोक्ता वस्तुतः एक ही नहीं, बल्कि अलग अलग सत्यों के ज्ञाता और अनुभवों के भोक्ता होते हों। आज किसी भी बनी बनाई अवधारणा को सार्वभौम सत्य मान लेने के भ्रम को उसकी असलियत में पहचाना जा चुका है, यानी कि ऐसे किसी भी सत्य के होने की संभावना को ही संदिग्ध बना दिया गया है। सार्वभौम सत्य के नाम से प्रचारित जड़ताओं को चुनौती दी जा सकती है, और यही बहुलतावाद उत्तर संरचनावाद का प्रस्थान बिंदु है। ये वही उत्तर संरचनावाद है जिसके भीतर अस्मिता विमर्श सक्रिय होते हैं। तो विमर्श भी भाषा का कर्म है, इसलिए अस्मिता विमर्शों में भी भाषा का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। स्त्री भाषा पर फोकस भी इसी का एक अनुषंग है। स्त्री विमर्श और स्त्री भाषा भी उसी का एक आयाम है। इसका अर्थ केवल स्त्री लेखन की भाषा का शैली सौंदर्य की दृष्टि से अध्ययन नहीं है, बल्कि स्त्री दृष्टि से देखे गए परिवर्तित यथार्थ की अभिव्यक्ति है। तो भाषा की कार्यविधि को समझना इस सिलसिले में शायद थोड़ा सा हमारे लिए सहायक हो। तो मनुष्य को जीवन जगत और अपने आपे की पहचान भाषा से ही होती है। भाषा उसको सामाजिक परंपरा से उत्तराधिकार में मिलती तो है, लेकिन इस उत्तराधिकार को वो निजी वैयक्तिक प्रयास से अर्जित करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा का अर्जन उसकी निजता और उसकी सामाजिकता का सम्मिलित कर्म है। भाषा सार्थक संकेतों की व्यवस्था है। ये संकेत शाब्दिक भी हो सकते हैं और शब्देतर भी। ये विश्व भाषिक प्रतीकों अर्थात पदों और पदार्थों का एक समुच्चय है। वस्तु को पदार्थ कहने का मतलब यही मानना है कि प्रत्येक वस्तु दरअसल किसी पद का अर्थ है। पद के बिना पदार्थ का ज्ञान असंभव है। भारतीय भाषा दर्शन के निम्नलिखित प्रस्थान बिंदु वर्तमान भाषा विमर्शों में किसी न किसी रूप में अनुगुंजित मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम में इन विचारों का सूत्रपात करने वाले सास्यूर स्वयं संस्कृत के शिक्षक थे। संक्षेप में इन विचारों को यूं सूत्रबद्ध किया जा सकता है। भाषा हमारे लिए हमारी दुनिया को संकेतित, संबोधित, रूपायित करती है, लेकिन उसका अपना संविधान दुनिया से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब ये है कि अपनी आसपास की दुनिया को हम भाषा के द्वारा ही देखते, जानते और पहचानते हैं। भाषा के अभाव में हमारा देखना केवल कुछ इंद्रिय संवेदनों का बिखराव होगा, जिसे हम स्वयं न संकलित कर सकेंगे, न समझ सकेंगे, न पहचान ही सकेंगे। इस तरह कहा जा सकता है कि हमारी दुनिया हमारी भाषा के साथ बंधी है, लेकिन इसका उल्टा भी सच नहीं है, यानी कि हमारी भाषा हमारी दुनिया के साथ बंधी नहीं है।
वो दुनिया से स्वतंत्र तथा ऐसा भी कुछ कह सकने में समर्थ है जो दुनिया में नहीं दिखता, यानी एक तरह से कहें कि भाषा हमारी कल्पना भी है। भाषा हमारी चेतना को रचती है और चेतना का रचनात्मक उपकरण भी होती है, यानी भाषा से चेतना बनती है और चेतना भाषा के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। इस तरह चेतना और भाषा एक दूसरे से अभिन्न होती हैं। चेतना के लिए अपना कर्म अर्थात देखना, सोचना, समझना, चिंता करना इसीलिए संभव है कि उसके पास भाषा है, बल्कि वो भाषा से ही रचित है। किसी की भाषिक क्षमता जितना ज्यादा विकसित होती है, उतनी ही अधिक उसकी चेतना भी विकसित हुआ करती है। चेतना को बोध के द्वारा विश्व की प्राप्ति होती है। बोध भाषा का कर्म है, अतः दुनिया भी, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, कि वास्तव में भाषा से रचित है। हमारे लिए उतना विश्व ही अस्तित्व रखता है जितना हमारी भाषा के दायरे में पकड़ा जाता है। हमारी भाषा के दायरे में न पकड़ा जाने वाला विश्व भी अस्तित्व रखता है। जितना हम जानते हैं उससे कई गुना अधिक हम नहीं जानते। यह बोध भी वस्तुतः विश्व के ज्ञान का ही एक प्रकार है और ये ज्ञान भी भाषा के द्वारा ही हमारे बोध का विषय बनता है। यानी ये शब्द जिनमें हम बात कह रहे हैं, ये वाली, अगर ये शब्द हमारे पास ना हो तो ये बात भी हमारी समझ में नहीं आने वाली कि हमारी भाषा में जितनी दुनिया पकड़ में आती है उसके अलावा भी दुनिया मौजूद है। दुनिया के वास्तविक रूप रंग और उसकी भाषिक पहचान का रिश्ता यादृच्छिक है। यादृच्छिक मतलब ऐसा नहीं जिसे हम अनिवार्य, अपरिहार्य या अपरिवर्तनीय या शाश्वत कहें। वो इस तरह का प्राकृतिक नहीं है। यादृच्छिक यानी हर समाज में अपनी अपनी तरह से रचा हुआ। इसीलिए हर समाज के पास अपनी अलग भाषा और अलग शब्दकोश होता है और वो भी दिक और काल के क्रम में बदलता रहता है। भारतीय व्याकरण अर्थान्विति के नियमों का अनुसंधान करके इस यादृच्छिकता को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, यानी शब्दों और अर्थों को एक दूसरे के साथ निश्चित रूप से जोड़ने की कोशिश करता है, अन्यथा अर्थ के अनर्थ की दुर्घटनाएं दैनिक हो जाएंगी। लेकिन अभी जो मौजूदा उत्तर आधुनिक उत्तर संरचनावादी संदर्भ हैं, उनमें पद और पदार्थ के रिश्ते की इस यादृच्छिकता को निश्चित बनाने की बजाय हिला दिया गया है, इनका टांका तोड़ दिया गया है। इसका इस्तेमाल स्थिर और जड़ अर्थों को हिला देने के लिए किया गया है। यानी अब तक की जो चली आती मान्यताएं हैं उन्हें जड़ीभूत सिद्ध करने के लिए सबसे सीधा और आसान तरीका था भाषा को पढ़ने, समझने, इस्तेमाल करने की विधि को बदल देना। ये बदलाव इतना मौलिक था, यानी भाषा के बदल जाने का अर्थ चेतना का बदल जाना, अगर ना वो बदले तो भी कम से कम उसका हिल जाना। तो ये मूलगत और सर्जनात्मक दोनों ही संदर्भों में मूल रूप से होने वाले बदलाव को मौलिक कहा जा सकता है। इतना मौलिक कि इसकी वजह से अब तक की जानी पहचानी पद्धतियां, कसौटियां, मूल्यांकन की विधियां, अस्तित्व के दिशाएं और आत्मबोध के आयाम खारिज हो जाने वाले थे। इस बदलाव ने पश्चिम में इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि अनेक ज्ञानों शास्त्रों के बलाघात बदल दिए। मनुष्य का खुद को, अपनी दुनिया और समाज को, अपनी संस्थाओं को, अपने संबंध संजाल को देखने का तरीका और जीवन के अर्थ और सार्थकता का विधान हर कदम पर पुरानों को चुनौती देने और कुछ नया खोज निकालने की कोशिश का हो गया। यहाँ इस इकाई में हम अस्मिता विमर्शों में से अपना ध्यान स्त्री भाषा पर केंद्रित कर रहे हैं। इसका संबंध स्त्री लेखन, स्त्री चिंतन से जुड़ा है, लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ बिंदु निहित हैं जिनका संबंध सभी वंचित, उत्पीड़ित समुदायों के साथ है। अस्मिता विमर्शों का ये एक केंद्रीय मुद्दा है, अपनी आवाज के अवरुद्ध होने का, मौन की मजबूरी का, भाषा से वंचित रखे जाने का एहसास।
ये जो एहसास है, इसका एक पक्ष तो इस विवशता का है कि कह भी दिया तो कहीं सुनवाई नहीं होगी। जबान खोलने की हिम्मत को हिमाकत का दर्जा दिया जाएगा। समाज में इन समूहों की जबान दराजी को अनाधिकार चेष्टा माना जाता है और उसको दंडनीय मानने का विधान है। इसका दूसरा पक्ष असमर्थता का है कि जो वर्चस्वी विमर्श हैं, उनके मूल्यों को इस तरह से आत्मसात कर लिया गया है कि अन्याय को नियति, कायरता को सहनशीलता और दुर्बलता को शक्ति मानने की आदत हो गई है। और अगर किसी तरह इस मानसिकता के दायरे के बाहर निकल आया जाए तो भी अपनी अपर्याप्त भाषिक क्षमता कह पाने की अपनी असमर्थता में बदल जाती है। सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है, दुष्कर और जटिल भी। अस्मिता की भाषा के लिए मसला केवल अपने जगत बोध को बदलने का नहीं, बल्कि अपने प्रति जगत के बोध को बदलने का भी है। पूर्व परंपरा से प्राप्त मिथकों में अपनी सामाजिक हैसियत और भूमिकाओं के विषय में पूर्वग्रहों दुराग्रहों का संचित अतीत भाषा में ही दर्ज है। उस अतीत संचय का विश्लेषण, प्रत्याख्यान और सामाजिक न्याय को लागू करने का नक्शा वर्तमान में भाषा का ही क्रम है और भाषा ही इतिहास में अपनी अनुपस्थिति के प्रतिकार में आज खुद को दर्ज करके भविष्य में प्रवेश करने का रास्ता भी है। एक तरह से देखें तो अनेक तरह के ये काम भाषा करती है। चेतना का प्रसार भी करती है, इतिहास का प्रतिकार भी करती है और अपने आत्मबोध को नए सिरे से परिभाषित भी करती है। तो स्त्रीवादी अस्मिता विमर्शों में सजग भाषा कर्म के भी ये दो पक्ष हैं। पितृसत्ता के विमर्शों का प्रत्याख्यान, प्रहार और ध्वंस, और स्त्री के प्रति बुनियादी तौर पर जो अपराध धर्मी सामाजिक तलछट है उसका प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा आत्माभिव्यक्ति के द्वारा अपने सत्यों और यथार्थों का उद्घाटन, अनकही के गर्भ में छिपे तथा कथित पापों, कलंकों, दैहिक शुद्धतावादी आग्रहों का विरोध, जबरन आरोपित पारिवारिक सामाजिक भूमिकाओं में निहित अन्यायों, अत्याचारों को मुखर करने का संकल्प। आत्माभिव्यक्ति का अर्थ अपनी आवाज की उपलब्धि है। कह देना अपने अस्तित्व को आवाज देना है। लिख देना उस आवाज को दर्ज करके तात्कालिक संदर्भों से मुक्त करना और इतिहास में प्रवेश का रास्ता बनाना है। अपने आत्म को एक वस्तुगत सत्ता प्रदान करना है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये कि खुद अपने हाथों अपनी अस्मिता को गढ़ने और एक नई औरत के रूप में जन्म लेने का सूत्रपात भी है। इस पृष्ठभूमि के बाद अब मूल प्रश्न पर लौटा जा सकता है। स्त्री भाषा के नाम से भाषा की एक अलग श्रेणी के प्रति सजगता और विमर्श का सवाल स्त्री विमर्शों के द्वारा ही उठाया गया। अतः प्रसंग चाहे विमर्श विमुक्त स्त्री लेखन का ही क्यों न हो, स्त्री भाषा के प्रश्न को पूरी तरह से विमर्श से मुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि अभी आज जब पीछे मुड़कर पहले के स्त्री लेखन को देखना शुरू किया स्त्री विमर्शवादियों ने भी, तो उसमें उन सवालों को खोजा जिन्हें वो आज जूझने के लायक समझ रहे हैं। तो ये सवाल सबसे पहले जब स्त्री विमर्श में जब पितृसत्ता के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया था, तो भाषा नाम का जो ये सामाजिक उत्तराधिकार था उसके संदर्भ में शुरुआत यहाँ से हुई थी कि ये जो भाषा हमारे पास है ये पुरुष की रची, पुरुष की गढ़ी हुई भाषा है और इसमें स्त्री के पास अपनी बात कहने का कोई साधन नहीं है। तो स्त्रीवादी आंदोलन मूल्यों, मान्यताओं और अवधारणाओं के दमनकारी पितृसत्तात्मक चौखटे को विस्थापित करके एक वैकल्पिक मूल्य व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, जिसमें स्त्रियों के दृष्टिकोणों को स्वीकृति मिले, प्रोत्साहन मिले और समावेश मिले, और जो आखिरकार स्त्रियों के उत्पीड़न का अंत करे। इस परियोजना के लिए लैंगिकता, उत्पीड़न और भाषा के बीच मौजूद संबंधों की समझ
जरूरी है। स्त्री विमर्श की बहुलताओं को मोटे तौर पर उनकी विचारधारा के अनुसार 4 दृष्टिकोणों में श्रेणीबद्ध किया गया है। ये स्त्री विमर्श के चरण भी हैं और संगठन भी हैं। उदारतावादी स्त्रीवाद, जिसका संघर्ष स्त्री के हिस्से में समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर वे सब मानवीय अधिकार उपलब्ध करने का है जो इसके पहले तक केवल पुरुष का विशेषाधिकार समझे जाते थे। दूसरा है परंपरागत मार्क्सवादी स्त्री विमर्श, जिसकी दृढ़ मान्यता है कि ऐतिहासिक और आर्थिक विकास को परिभाषित करने वाले पहलू सिर्फ वर्ग और वर्ग संघर्ष ही हैं। जब वर्गीय दमन समाप्त हो जाएगा तो लैंगिक दमन भी गायब हो जाएगा। समाजवादी स्त्री विमर्श, ये मार्क्सवादी स्त्री विमर्श के समान जनता के जीवन को उसकी भौतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ संदर्भित करता है। इस बात पर विचार करता है कि किसी भी ऐतिहासिक युग में श्रम का लैंगिक और लैंगिकतावादी विभाजन उस युग की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर होता है, लेकिन उनकी इस बात से असहमत भी है कि सिर्फ वर्ग और वर्ग संघर्ष ही ऐतिहासिक और आर्थिक विकास को परिभाषित करने वाले पहलू हैं और वर्गीय दमन समाप्त होने के बाद लैंगिक दमन अपने आप गायब हो जाएगा। स्त्री की मुक्ति उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति की बृहत्तर तलाश का एक अनिवार्य अंग है। वो स्त्री जीवन के सार्वजनिक कार्य क्षेत्र के साथ साथ उसके निजी और व्यक्तिगत जीवन पर भी फोकस करता है। उसका तर्क ये है कि स्त्री की मुक्ति केवल तब संभव है जब उसके उत्पीड़न के आर्थिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही स्रोतों पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उग्र और आमूल परिवर्तनवादी स्त्रीवाद, इस धारा के विषय में विचार को थोड़ा आगे के लिए स्थगित करते हुए यहाँ 3 पूर्वोक्त विचार श्रेणियों का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इन सभी स्त्री विमर्शों की चर्चा यहाँ उनके स्त्री भाषा संबंधी विचारों के लिए की जा रही है। और आमूल परिवर्तनवादी स्त्री विमर्श ने शेष 3 की अपेक्षा एक सर्वथा भिन्न प्रस्थान बिंदु से स्त्री भाषा पर विचार किया है। उदारवादी और मार्क्सवादी समाजवादी स्त्री विमर्श में भाषा। स्त्री विमर्श का संघर्ष प्रत्येक वर्तमान और उपलब्ध संस्था अर्थात समाज में स्वीकृत और सम्यक रूप से स्थापित मान्यता, विश्वास, धारणा, प्रथा, रीति रिवाज, कर्मकांड आदि सब कुछ को, भाषा को भी पितृसत्ता का उत्पाद, स्त्री के उत्पीड़न का कारण या उपकरण या परिणाम मानते हुए सक्रिय होता है और उसके विरोध, विद्रोह, प्रतिरोध में खड़ा होता है। विमर्श के आरंभिक वर्षों में शायद ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि पुरुष द्वारा स्त्री के उत्पीड़न का साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से भाषा की पड़ताल की जाती सी प्रतीत होती है। एक बार जब वो साक्ष्य मिल गया तो फिर उस साक्ष्य का लेखा जोखा लेने के लिए किन्हीं अन्य व्याख्याओं, कारणों पर विचार की जरूरत नहीं समझी जाती। किसी भी प्रकार के विरोध के आरंभिक चरण में इस प्रकार की अतिवादिता दिखाई देती है। भाषा को कहा गया कि वो पितृसत्ता की व्यवस्था है, मानसिकता, रुझान और आग्रहों का संप्रेषण संचार साधन है। वो इन्हें स्त्री के मन, मस्तिष्क में, अस्थि मज्जा में, रक्त प्रवाह में पैवस्त कर देती है। पितृसत्ता के प्रदत्त भाषिक माध्यम से स्त्री विमर्श की शिकायत है कि वो पुरुष वर्चस्वी समाज व्यवस्था में स्त्री को इतिहास में प्रविष्ट होने से और साक्ष्य में दर्ज होने से रोकती है। सशक्तिकरण की भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए उपलब्ध एकमात्र कोड या भाषा पुरुष की रचना है, स्त्री की अपनी रचना नहीं है। इसलिए उनके सशक्तिकरण को अभिव्यक्त करने के लिए वो पर्याप्त भी नहीं है। अतः स्त्री एक निर्वाक, अशक्त सामाजिक समुदाय है। जैसा कहा, ये उस आरंभिक दौर की अतिवादिता है जिसमें ये मान लिया गया है कि जो कुछ भी, जैसा भी, जहां भी है पितृसत्ता में, सब स्त्री को केवल अशक्त बनाने के लिए, केवल अन्यायग्रस्त करने के लिए, केवल उसका शोषण करने के लिए किया गया है और मानव भाषा भी किसी ने बैठकर इसी उद्देश्य से गढ़ी है।
तो जैसा कि ऊपर कहा गया, स्त्रीवादी आंदोलन मूल्यों, मान्यताओं और अवधारणाओं के दमनकारी पितृसत्तात्मक चौखटे को विस्थापित करके एक वैकल्पिक मूल्य व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। इसलिए लैंगिकता, उत्पीड़न और भाषा के रिश्ते की समझ जरूरी है। कायदे से देखें तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ही भाषा एक ऐसी संपत्ति है जिसका स्वामित्व हर मनुष्य के पास है और जिसको हर मनुष्य अपनी निजी और सामुदायिक अस्मिता के अंतरंग अंश की तरह धारण करता है। सवाल ये उठता है कि निजी स्तर पर पुरुष से स्त्री की दैहिक भिन्नता तथा सामाजिक स्तर पर स्त्री की हैसियत से पितृसत्तात्मक समाज में रहने का अनुभव क्या स्त्री के मन की संरचना को भी एक अलग ढंग से गढ़ता है? क्या स्त्री की चेतना को उसकी भाषा अलग तरह से रचती है? अगर हाँ, तो यह भिन्नता क्या भाषा के साथ उसके रिश्ते पर भी कोई निर्णायक प्रभाव डालती है? एक बार फिर याद कर लिया जाए कि स्त्री विमर्श का सिद्धांत पक्ष हमारे पास अंग्रेजी के माध्यम से आया है और उसके अधिकांश उदाहरण अंग्रेजी भाषा और ईसाईयत की संस्कृति पर लागू होते हैं, जहां हव्वा को आदम की पसली से गढ़ा गया था। हमारे समाज में स्त्री के उत्पीड़न के सांचे और अदब कायदे हमारे अपने समाज के जैसे हैं और भाषा में उनकी अभिव्यक्तियां भी। आगे की बातों को समझने के लिए इस बात की ओर से सावधान रहने की जरूरत है कि अंग्रेजी की अभिव्यक्तियों के उदाहरण इस तर्क पद्धति को समझने समझाने के लिए काम में भले ही ले लिए जाएं, हमारी अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट नहीं कर सकते। भाषा में स्त्री विमर्श की शिकायतों की सूची में प्रमुख बातें हैं। नंबर 1, मिथ्या लैंगिक निरपेक्षता, अर्थात जैसे मैन और ही आदि पुल्लिंग शब्दों का ह्यूमन अर्थात मानव के अर्थ में सामान्यवाची उभयलिंगी प्रयोग किया जाता है और उसमें वुमन और शी को भी शामिल मान लिया जाता है। केवल कहने को यह लिंग निरपेक्ष प्रयोग है, क्योंकि वास्तव में है तो वो पुल्लिंग ही और मानवी या मानुषी को मानव और मनुष्य की अपेक्षा दोयम साबित करता है। स्त्री की अदृश्यता, नंबर 2, अर्थात ऐसे प्रयोगों में भाषा स्त्री को मानवता के परिदृश्य में से ओझल व अदृश्य कर देती है। नंबर 3, अनेक प्रसंगों में पुरुषवाची प्रयोग भाषा के नियामक होते हैं। उदाहरण के लिए लेडी डॉक्टर, एक्ट्रेस, मैनेजर का स्त्रीलिंग जो अब अप्रचलित है, इत्यादि व्यावसायिक संदर्भों में लैंगिकता को चिन्हित करने का अर्थ ये है कि यह नियम से कोई विचलन है और सामान्यतः पुरुष के करने का काम कोई औरत कर रही है। जेंटलमैन डॉक्टर कहकर पुल्लिंग को चिन्हित करने की जरूरत नहीं, लेकिन लेडी डॉक्टर कहकर स्त्रीलिंग जरूर चिन्हित किया जाता है। 4, हिज, हर जैसे शब्द उन संदर्भों में भी लैंगिकता को अनिवार्यतः चिन्हित करते हैं जिनमें उसकी जरूरत नहीं होती। जैसे पुस्तक समीक्षा लिखते हुए जहां लेखक के स्त्री या पुरुष होने से पुस्तक की गुणवत्ता की चर्चा पर कोई प्रभाव नहीं रहना चाहिए, लेकिन हिज हर वाली भाषा की पुरुषोन्मुखता के कारण उससे बचना असंभव है। 5, स्त्री विशिष्ट अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा अपर्याप्त है। जैसे रेप अथवा बलात्कार के अलावा भी अनेक प्रकार के दैहिक उत्पीड़न की आपत्तिजनक तथा विपत्तिजनक कोटियां हैं जो बलात्कार की परिभाषा में नहीं आती, लेकिन अभी तक उनके लिए ऐसा कोई शब्द नहीं था जिसके द्वारा इस अनुभव का साझा किया जा सके। इसके लिए अभी हाल में स्त्री विमर्श ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसी अभिव्यक्तियां गढ़ी। ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये इसलिए यहाँ ये संकेत करने के लिए दिए गए हैं कि जब हम अपना सिद्धांत पक्ष वहाँ से लाते हैं तो उसी के मॉडल पर, उसी के नमूने पर हम अपनी भाषा में से भी उदाहरण खोजने चलते हैं। भाषा के स्त्रीवादी परिवर्जन की कोशिश भी की गई है। जैसे मानव मात्र के अर्थ में सामान्यवाची उभयलिंगी हिज की जगह पर हर का, मैनकाइंड की जगह पर वुमन काइंड का प्रयोग, लेकिन जैसा कहा इन प्रयोगों का संबंध अंग्रेजी भाषा के साथ है, हम उनका सार्वभौम स्तर पर प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि जो बात मैं अभी कह रही थी, हिंदी में लैंगिकता
संज्ञा सर्वनाम के द्वारा नहीं, क्रियापद के द्वारा चिन्हित होती है। अतः भाषा की पुरुषोन्मुखता के इस अभियोग को भूमंडलीय स्तर पर हर जगह सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हम वही करते हैं, हम उसी नमूने के उदाहरण अपनी भाषा में खोजने लगते हैं और तब हम क्रियापद के द्वारा स्त्री के संकेत को भी मान लेते हैं कि स्त्री को नीचा छोटा दिखाने का या कि अकारण दृश्य बनाने का काम किया जा रहा है। यही बात विलोम युग्मों के बारे में भी लागू होती है, जिनका आधारभूत प्रयोग डिकंस्ट्रक्शन में अर्थान्विति के लिए होता है। मान लिया जाता है कि इन युग्मों का प्रथम पद प्रबल और द्वितीय पद दुर्बल तथा स्त्रीलिंग होता है, लेकिन हिंदी में देखें तो पति पत्नी तथा भाई बहन जैसे विलोम युग्मों में अगर ये बात सच है तो माता पिता स्त्री पुरुष जैसे, लेकिन हिंदी में देखें तो पति पत्नी तथा भाई बहन जैसे विलोम युग्मों में अगर ये बात सच है तो माता पिता स्त्री पुरुष जैसे युग्मों में सच नहीं भी है। अर्थात ये भी ऐसा कोई सामान्य सार्वभौम नियम नहीं है जो हर भाषा पर लागू किया जा सकता हो, लेकिन क्योंकि नमूना अंग्रेजी का है इसलिए हम अपनी भाषा में ऐसी ही बातें ढूंढते हैं। तो स्त्री की भाषा के वाचिक व्यवहार के अध्ययन से निष्कर्ष ये निकाले गए हैं, इसी दृष्टि के तहत जो मानकर चलती है कि सब कुछ अन्याय है, कि स्त्री की भाषा में पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रश्न सूचकता का इस्तेमाल होता है। जैसे अच्छा लग रहा है ना, नहीं क्या, इसमें उसकी असुरक्षा की भावना का भाषिक चिन्ह कहा जा सकता है कि जैसे वो हमेशा दूसरे से सत्यापन ढूंढ रही है। इसी तरह वक्तव्य मूलक वाक्यों के अंत में उच्चतर सुर लहर जो उसे प्रश्न सूचक बना देती है, भले ही व्याकरण प्रश्न का ना हो। तो इसका भी निष्कर्ष यही निकाला गया है कि वो उसकी आंतरिक असुरक्षा का चिन्ह है। ये भी कहा गया है जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां रंगों के लिए बहुत निश्चित छायाओं का, शब्दों का प्रयोग करती हैं। इसका भी निष्कर्ष ये निकाला गया है कि चूंकि उसे महत्वपूर्ण निर्णयों से निर्वासित रखा जाता है, इसलिए वो अपनी सारी निर्णय शक्ति का इस्तेमाल रंगों के बीच सीमित और क्षुद्र विभेद करने में और इसी तरह की अन्य बाकी कार्रवाइयों में झोंक देती है। तो ये निर्णय क्षमता का सजावटी इस्तेमाल है। भाषा के संदर्भ में स्त्री विमर्श का असंतोष इस बात से है कि पितृसत्ता में भाषा के प्रयोग की जिस शैली को प्राथमिकता और वरीयता दी जाती है वो पदानुक्रमिक, एक रैखिक और निर्वैयक्तिक है। जिन भाषिक क्षेत्रों में सक्रिय होकर सशक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है वे अकादमिकी तथा कानून के क्षेत्र में, और इन क्षेत्रों में वक्तृता और भाषिक व्यवहार की यही पदानुक्रमिक, एक रैखिक, निर्वैयक्तिक शैली प्राथमिक स्थान पर है, जो वास्तव में पुरुष की भाषा का लक्षण है। तो स्त्री का चिंतन वृत्तात्मक विन्यासों में होता है, अतः वहां वे हमेशा लाभहीन स्थिति में धकेल दी जाती हैं। भाषा के संदर्भ में स्त्री विमर्श का असंतोष, लेकिन अगर भाषा शास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन आपत्तियों के विषय में उसकी टिप्पणी स्त्री पुरुष की भाषा के बारे में नहीं होगी। वो ये कहेंगे कि भाषिक व्यवहार किन्हीं इकहरे कारणों से प्रभावित होने वाली कोई इकहरी वस्तु नहीं है, बल्कि वे अनेक वैविध्यों से प्रभावित होती है, अनेक परतीय व्यवहार की तरह सक्रिय होती है। जहाँ तक भाषा के व्याकरण और संरचना का प्रश्न है, वो अपने सभी वक्ताओं को समान रूप से उपलब्ध है, वो स्त्री हो या पुरुष। यह अलग बात है कि भाषा पर अधिकार शिक्षा, परिश्रम और अभ्यास से अर्जित करना पड़ता है। जो सामाजिक विशेषाधिकार से संपन्न स्थिति में होते हैं लोग, उन्हें भाषा पर अधिकार का अर्जन अधिक सुलभ हो सकता है। स्पष्टतः स्त्रियों का उत्पीड़न स्वयं भाषा के भीतर स्थित नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं के एक अंग के रूप में भाषा के इस्तेमाल के तरीके से उत्पन्न होता है। वो विषय वस्तु की तरह भाषा में अभिव्यक्त होता है, उसकी व्याकरणिक संरचना में निहित नहीं है
और ये बात जितनी स्त्री के विषय में सच है उतनी उन सभी सामाजिक समुदायों के बारे में सच है जो इस तरह से विशेषाधिकार संपन्न स्थिति में नहीं है। लिखित विमर्श में भी जिस वृत्तात्मकता को स्त्री के सोचने का तरीका बताया गया है वो वस्तुतः लैंगिकता का नहीं बल्कि पहले की मौखिक परंपरा का, एक वाचिक संस्कृति के अवशेष का, भाषा के एक अनियोजित अनौपचारिक रजिस्टर का लक्षण है। इसके अनुसार वृत्तात्मकता, खुलापन और साहचर्यपरक चिंतन स्वभाव से भाषा की स्त्रियोचित विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि वे विमर्श की अनेक विधियों में कुछ विधियां हैं जो सारी भाषाओं के सारे वक्ताओं को समान रूप से उपलब्ध हैं। इसी प्रकार रैखिक, पदानुक्रमिक, निर्वैयक्तिक विमर्श पुरुष प्राथमिकता का कोई लक्षण नहीं बल्कि उन लेखकों के लिए सूचना संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है जिन्होंने इसको अपने लिए मानक की तरह चुना है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। और अब आलोचना में, विमर्श में, अन्य अनेक गतिविधियों में भाग लेती स्त्रियां ये साबित कर भी रही हैं कि वो इच्छापूर्वक भाषा की ये शैलियां अर्जित कर सकती हैं। तो स्त्री विमर्श की, अभी अंधेरा हो गया थोड़ा, मुझे दिखाई दे नहीं रहा ठीक से, थोड़ा सा उसको लाइट। स्त्री विमर्श में जो स्त्री के उग्र आत्माग्रह की धारा है, उग्रवादी स्त्री विमर्श, उसमें पुरुष से स्त्री की भिन्नता की असंदिग्ध स्वीकृति तो है ही, इस भिन्नता का उत्सव और समारोह भी मनाया जाता है। वो उदारवादी स्त्री विमर्श के प्रति भी असहिष्णु और आक्रामक है और बुनियादी तौर से स्त्री के अपने अनुभव, मनोकामना और उनकी अभिव्यक्ति अतः भाषा पर केंद्रित है। पितृसत्ता के अन्यायों पर हाहाकार और न्याय की गुहार की बजाय वो स्त्री के आत्मबोध की रचना पर और मानवाधिकार के स्तर पर विशिष्ट स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष पर बल देता है। स्त्री भाषा का गहरा संबंध स्त्री के आत्मबोध के साथ है क्योंकि भाषा उसी को अभिव्यक्त करती है। उनका मानना है कि प्रजनन की शारीरिक संरचना और लिंग व लैंगिकता का वर्चस्व तंत्र पितृसत्ता में स्त्री के अस्तित्व पर पुरुष के कब्जे का जिम्मेदार है। इस कब्जे को कायम रखने के लिए पितृसत्ता ने सदियों तक स्त्री को आत्महीन और अधीन बनाए रखने का षड्यंत्र चलाया। इसे पुरुष के कब्जे से बाहर निकालना है और अपने कब्जे में लेना है। स्त्री विमर्श की इस धारा का यही उद्देश्य है। तो पुरुष की परिभाषा में स्त्री वो जन है जिसके अस्तित्व का एक आयाम काम वस्तु के रूप में पुरुष की कामना की तृप्ति और दूसरा आयाम उत्पादन के साधन के रूप में गर्भधारण, प्रजनन और संतति का पालन पोषण है। दोनों ही आयामों में वे पुरुष की संपत्ति की तरह परिभाषित है। पुरुष वर्चस्वी विश्व में भाषा के विषय में अंग्रेजी में कुछ प्रबल रूपक प्रचलित हैं कि भाषा स्त्री है, कि भाषा औजार है, कि भाषा कंटेनर है, यानी कनस्तर या संदूक या बक्से या पिटारी नुमा जैसा कोई पात्र या बर्तन जो मंतव्य को सिर्फ धारण करता है। ये सभी रूपक कब्जे में ली जाने वाली चीजों के हैं और पुरुष की भाषा वर्चस्व की भाषा है। तो ये जो धारा है आमूल परिवर्तनवादी स्त्री विमर्श की, भाषा के विषय में इस नई धारणा से सहमत है कि भाषा केवल कंटेनर नहीं है। वो विचार को केवल धारण नहीं बल्कि नियमित और निर्धारित भी करती है। ये दोनों अवधारणाएं पुरुष पक्ष से वर्चस्व की भाषा और स्त्री पक्ष से अधीनता की भाषा को निरूपित करती हैं। पुरुष की भाषा के औजार से स्त्री गढ़ी जाती है। पुरुष की भाषा को स्त्री कंटेनर की तरह धारण करती है। स्त्री के आत्मबोध की रचना में भाषा की ये भूमिका अद्वितीय है। भाषा के उपकरण से निर्मित और भाषा में संचित ये रूपक भाषा के माध्यम से हमारी चेतना में घुस आते हैं। एलन सिक्सू ने कहा भी है, हम भाषा में जन्म लेते हैं और भाषा हमें बोलती है, हमें अपने कानूनों के पालन का आदेश देती है। फ्रेंच स्त्री विमर्श में यानी एलन सिक्सू के अलावा जूलिया क्रिस्टेवा और लूस इरिगेरी भी, उन्होंने स्त्रीवादी साहित्य लेखन और भाषा विषयक विमर्श से सैद्धांतिक बुनियाद और तर्कसम्मत विश्लेषण का गहराई से आगमन किया। उसने उन उग्र आमूल परिवर्तनकामी विचारधारा के आवेश और आवेग को वैचारिक दृढ़ता दी। फ्रेंच स्त्री विमर्श के योग से
आमूल परिवर्तनवादी स्त्री विमर्श की निर्मितियाँ पितृसत्ता की जड़ पर प्रहार करती हैं और भाषा को उसका औजार बनाती हैं।